हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिसने समय की रेत पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज तक, जी हां, आज तक नहीं मिट पाई है। देखिए, इतिहास में कई ऐसे राजा और सम्राट हुए हैं जिन्होंने 20, 30 या 50 सालों तक राज किया, लेकिन आज हम एक ऐसे शासक की बात करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास के आसमान में किसी उल्कापिंड यानी एक मीटियोर की तरह चमका। एक ऐसा सुल्तान जिसने इतने कम समय में पूरे भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी, जिस पर पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 5। ज्यादातर सम्राटों को अपने एक सिस्टम खड़ा करने में, अपने साम्राज्य को स्थिरता देने में ही पूरी जिंदगी या कह लें कि 50 साल तक लग जाते हैं, लेकिन इस इंसान ने वो नामुमकिन सा काम महज 5 सालों में कर दिखाया। मतलब सिर्फ 5 साल के छोटे से शासनकाल में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नींव बना रहा। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई इंसान महज 5 साल में इतिहास की धारा को मोड़ कैसे सकता है? इतने कम समय में कोई पूरे देश का प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य ढांचा इतनी गहराई से कैसे बदल सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए हम उनके सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। फरीद से शेर खान तक का वो सफर जहां से इस महान कहानी की नींव पड़ी। तो बात है 1486 की। बिहार के सासाराम में एक अफगान जागीरदार के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया फरीद खान। अब फरीद का बचपन कोई बहुत आसान नहीं था। परिवार में अनबन रहती थी, पिता से कुछ विवाद हुए और इसी के चलते फरीद को काफी कम उम्र में ही अपना घर छोड़ना पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। घर छोड़ने के बाद वो जौनपुर चले गए। वहां उन्होंने फारसी और अरबी भाषाओं की बहुत गहरी शिक्षा ली। इन मुश्किल दिनों ने और इस शानदार तालीम ने उनकी बौद्धिक नींव को इतना मजबूत कर दिया कि आगे चलकर जब वो बिहार के सुल्तान बहार खान लोहानी के दरबार में काम करने पहुंचे तो उनकी काबिलियत छिप नहीं पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नाम फरीद खान था तो ये शेर खान और शेरशाह सूरी वाला नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे का किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि सुल्तान की सेवा के दौरान एक दिन फरीद के सामने एक खूंखार शेर आ गया और फरीद ने बिना किसी हथियार के, जी हां, बिल्कुल निहत्थे ही उस शेर का सामना किया और उसे अकेले ही मार गिराया। उनकी इस बेखौफ बहादुरी को देखकर सुल्तान इतने खुश हुए कि उन्होंने फरीद को उसी वक्त एक नई उपाधि दे दी, शेर खान। और बस इसी नाम के साथ वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। और फिर समय आया मुगलों से सीधे टकराव का, जो इतिहास की कुछ सबसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में गिना जाता है। चलिए अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये वो 2 युद्ध हैं जिन्होंने सच में भारत का नक्शा पलटकर रख दिया था। सबसे पहले 1539 में हुआ चौसा का युद्ध। यहां शेर खान ने मुगल बादशाह हुमायूं को एक बहुत ही करारी शिकस्त दी और इस जीत के बाद खुद को शेर शाह घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ और इस युद्ध के नतीजे इतने भयंकर थे कि हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से बाहर भागने पर मजबूर होना पड़ा। जरा सोचिए, इन 2 लड़ाइयों ने एक ही झटके में उस विशाल मुगल साम्राज्य को कुछ समय के लिए जड़ से उखाड़ फेंका और सूर साम्राज्य की आधिकारिक नींव रख दी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद तो शेर शाह जैसे रुके ही नहीं। 1540 से 1545 के बीच उनका साम्राज्य इतनी तेजी से फैला कि बड़े बड़े योद्धा हैरान रह गए। बंगाल से लेकर मालवा, मुल्तान, पंजाब, राजपूताना का मारवाड़ इलाका और मध्य प्रदेश का रायसीन, देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत पर उनका परचम लहराने लगा। वैसे यहाँ एक बात बता दूं, इतिहासकार मानते हैं कि रायसीन में राजपूत राजा पूरणमल को हराने का उनका तरीका काफी विवादित था, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके विजय रथ की रफ्तार वाकई चौंकाने वाली थी। लेकिन देखिए, युद्ध तो बहुत राजाओं ने जीते हैं। शेर शाह को जो चीज महान बनाती है वो है उनका यह 5 साल का प्रशासनिक चमत्कार। ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज हम और आप अपनी जेबों में जो पैसे लेकर चलते हैं, जिसे हम रुपया कहते हैं, उसका सीधा कनेक्शन शेर शाह सूरी से है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक चांदी का सिक्का चलवाया था जिसका वजन लगभग 178 ग्रेन यानी करीब 11.5 ग्राम था और उन्होंने इसे नाम दिया था रुपया। जी हां, आज की हमारी आधुनिक भारतीय मुद्रा इंडियन रूपी की सीधी नींव इसी 178 ग्रेन के चांदी के सिक्के ने रखी थी। ये उस समय की आर्थिक दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब इस नंबर को देखिए, 2500। ये कोई मामूली संख्या नहीं है।
ये दरअसल 2500 किलोमीटर की लंबाई है भारत की उस सबसे ऐतिहासिक सड़क की जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। शेरशाह ने अपने समय में इसे सड़क आजम का नाम दिया था, जो बंगाल के सुनार गांव से शुरू होकर सीधे काबुल तक जाती थी। और आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक सड़क थी? बिल्कुल नहीं, ये अपने आप में एक पूरा लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन नेटवर्क था। ये वही सड़क है जो आज भी NH1 और NH2 के रूप में मौजूद है। शेरशाह ने इस पूरी सड़क के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, यात्रियों के आराम के लिए हर 2 कोस पर सराय यानी रेस्ट हाउस बनवाए। पूरे साम्राज्य में ऐसे करीब 1700 सराय बने थे, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के यात्रियों के लिए अलग-अलग और बेहतरीन सुविधाएं थीं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन्हीं सरायों और घोड़ों का इस्तेमाल करके भारत की पहली व्यवस्थित डाक प्रणाली यानी पोस्टल सर्विस की शुरुआत की गई। चलिए अब बात करते हैं उनके कानून की। उनका न्याय का तरीका कितना सख्त और असरदार था, ये इस फ्लोचार्ट से एकदम साफ हो जाता है। नियम बड़ा सीधा था। अगर किसी इलाके में कोई चोरी या डकैती होती है तो इसके लिए पुलिस को नहीं, बल्कि सीधे उस इलाके के जमींदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और बात सिर्फ जिम्मेदारी तक नहीं रुकती थी, उस जमींदार को अपनी ही जेब से पीड़ित को पूरा मुआवजा देना पड़ता था। आप खुद सोचिए, इस एक सख्त नियम ने स्थानीय नेताओं को इतना ज्यादा जवाबदेह बना दिया कि पूरे साम्राज्य में अपराधों का ग्राफ धड़ाम से नीचे गिर गया। कृषि और टैक्स के मामले में भी उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने पूरे साम्राज्य की खेती वाली जमीन का एकदम बारीकी से सर्वे और पैमाइश करवाई। टैक्स को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया। जो भी पैदावार होगी उसका ठीक 1/4 हिस्सा राज्य का होगा, ना कम ना ज्यादा। और इस पूरे क्रांतिकारी सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने जिसे अपना दीवान बनाया वो थे टोडरमल। यह सिस्टम इतना बेदाग था कि आगे चलकर महान मुगल सम्राट अकबर ने भी टोडरमल को अपने नवरत्नों में रखा और इसी सेम टू सेम व्यवस्था को अपने साम्राज्य में लागू कर दिया। अब तक हमने उनके प्रशासन को देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के भी बहुत बड़े शौकीन थे? चलिए उनकी इस विरासत को देखते हैं। अगर आप इन स्मारकों पर नजर डालें तो आप उनकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। रोहतास का किला, जो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, वो एक अभेद्य सैन्य ढांचा था। दिल्ली में जो हम पुराना किला और उसके अंदर शेर मंडल देखते हैं, वो उन्हीं की देन है। उसी किले के अंदर बनी किलाएं कुहा मस्जिद तो शुरुआती सूर वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। और सबसे खास बिहार के सासाराम में बना उनका अपना मकबरा, एक झील के बिल्कुल बीचों बीच बना ये मकबरा आज भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर लोग बस देखते रह जाते हैं। लेकिन इतिहास की हर बड़ी कहानी का एक अंत भी होता है, और शेर शाह का ये शानदार सफर बहुत ही अचानक और दुखद तरीके से खत्म हुआ। दिन था 22 मई 1545। शेर शाह बुंदेलखंड में कालिंजर किले की घेराबंदी कर रहे थे। देखिए, वो महलों में बैठकर राज करने वाले सुल्तान नहीं थे, वो अपनी आखिरी सांस तक मैदान जंग में डटे रहने वाले इंसान थे। इसी घेराबंदी के दौरान एक हादसा हुआ। बारूद के एक बहुत बड़े ढेर में अचानक भयानक विस्फोट हो गया और शेर शाह इसमें बहुत ही बुरी तरह झुलस गए। चोटें इतनी गहरी थीं कि उनका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उनके आखिरी पलों की ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बुरी तरह घायल हालत में जब वो तंबू में लेटे हुए थे, तब उन्हें आकर खबर दी गई कि उनकी सेना ने किले की दीवारें तोड़ दी हैं और कालिंजर पर फतह हासिल कर ली है। ये सुनते ही उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, अल्लाह का शुक्र है। और बस यही कहते हुए उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मतलब मरते दम तक उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ अपना साम्राज्य और अपनी जीत ही थी। अब इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। शेरशाह सूरी ने उन 5 सालों में रुपया, जीटी रोड और जमीन के सर्वे का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था ना, उसी सेम ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल उन्हीं मुगलों ने किया जिन्हें शेरशाह ने भारत से बाहर निकाल फेंका था। मुगल वंश के सबसे महान सम्राट माने जाने वाले अकबर द ग्रेट ने अपने 50 साल के स्वर्णिम युग की पूरी इमारत शेरशाह के बनाए उसी प्रशासनिक और टैक्स सिस्टम की नींव पे खड़ी की थी। है ना कमाल की बात? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता ही है। जरा सोचिए, अगर 1545 में कालिंजर के किले पर वो बारूद का धमाका न हुआ होता, अगर शेरशाह सूरी बस कुछ और साल जिंदा रह जाते, तो क्या हुमायूं कभी वापस भारत लौट पाता? क्या भारत में मुगलों का वो इतना लंबा साम्राज्य कभी स्थापित हो पाता? इतिहास के ये क्या होता अगर वाले पन्ने हमें हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे महज 5 साल के एक शासक ने भारत के आने वाले भविष्य की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी थी। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।